बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया, जबकि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया है। आलमी अदालत ने फैसला 13-2 की अक्सरियत से सुनाया है, जबकि ओकरा ने LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से नए माली साल का आज बजट पेश किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजिमीन की जो तनख्वाह उसमें 10% इजाफे का कहा गया है। देखें, ये तो अब KP का बजट आ गया है पहले जी। और उसमें कल ये देखना है कि जो SIFC का इजलास है उसमें शायद KP के वज़ीर आला शिरकत नहीं कर रहे, उनका बजट भी अलग आया है, तो ये सूबे और वफाक के दरमियान एक तनाव है। फिर हमें अदारों में के दरमियान भी एक तनाव नज़र आ रहा है जो बदकिस्मती से इस वक्त ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले से मौजूद थी, तो ये अब ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है इसमें अहम केसेस लगे हैं। अब उनकी नशरियात आती हैं, सामने नहीं आती, क्या फ़ैसला होता है हतमी तौर पे अदालत, पैमरा, हुकूमत, ये सारा कुछ इस हफ्ते खान साहब के ऊपर और मुकदमात बनते हैं, कौन से मुकदमात ख़त्म होते हैं क्या। तो ये जो हफ्ता है इसमें, और नवाज शरीफ साहब भी 28 तारीख को खुल के सामने आएंगे, तो वो भी पता चलेगा कि उनकी क्या हिकमत अमली है, क्योंकि हुकूमत बहरहाल उनकी है। तो ये लेकिन वही 3 कांस्टेंट चीज़ें, मईशत, और मईशत में उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती मईशत जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो लोग भी सरमाया लगाते हैं, मैं हमेशा ये बात बहुत अरसे से कहता हूँ, उनको ये पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं और कितने अरसे तक ये इसी तरह चलेगा सिलसिला, और वो कितना मुस्तहकम है कोई भी सेटअप पूरी दुनिया में। कहीं पर भी आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी मुल्क में, और अब चूँकि बहुत ज़्यादा दुनिया में लोगों के पास, मुल्कों के पास ऑप्शंस खुल गए हैं सरमायाकारी के, तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली होना पड़ता है ताकि वो बाहर से लोग सरमायाकार आएँ। ना कि ये आपके मुल्क से लोग जो हैं वो आपके जो अकाबरीन हैं वो ये खुल के कह रहे हों कि जी हम तुम्हारा तो मसला ही, हमारी तो बाहर जायदादें हैं लेकिन कानूनी तरीके से बनी हुई हैं, तो भाई आप अपनी जायदादें हालांकि इन्वेस्ट करेंगे तो उसके नतीजे में कोई लोगों के अंदर कोई बाहर के लोग आएंगे ना, फिर उन्हीं के मुल्कों में आपकी जायदादें हैं, तो आप वो कैसे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले तो ये कोई कानून बनना चाहिए कि भाई यहाँ पर मतलब जाहिर है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो उन्होंने जायदादें कानूनी तरीके से बनाई हुई है, लेकिन ये जो बात है ना कि हमारे अकाबरीन जब बात करते हैं तो पहला सवाल वहाँ से यही होता है कि भाई हम तो करेंगे मगर आप खुद यहाँ जब कर रहे हैं आके इन्वेस्ट, तो फिर हम आपके यहाँ क्या। तो ये एक ऐसी है जो बैकआउट में, तो ये भी हमें कहीं बतौर कौम हल करना है मसला। दूसरा, सिक्योरिटी एक मुस्तकिल कॉन्स्टेंट है, और तीसरा जो है वो सोशल अनरेस्ट, जो कि अगर ये महंगाई बढ़ती है फौरी तौर पे रिलीफ, कुछ ना कुछ रिलीफ इनको देना होगा, हर हाल में देना होगा बजट में। वो छोड़ दें कि IMF के साथ मुज़ाकरात क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान क्या बनता है, फौरी तौर पे अवाम के अंदर सकत नहीं है इस बात की कि वो मज़ीद ये 35% और 25% और 45% बिजली गैस के बिल अलग, और ये 1300 अरब रुपए के टैक्सेस अलग। तो फौरी तौर पे इनको कोई ना कोई, इस हुकूमत को कोई ना किसी तरह से इनको रिलीफ ज़रूर देना होगा, ताकि क्योंकि अवाम हकीकतन अब वो इस काबिल ही नहीं रहे। मैंने आपको, ये आम लोग जो मैं बात कर रहा हूँ, लोग अपने सेविंग बेच के अपने बिल दे रहे हैं। तो बात यह है कि ये अब अगले चंद हफ्तों में ये वाज़े होगा कि क्या हम बतौर कौम, सबका इशू है ना, सोशल अनरेस्ट अगर फैलता है तो उसके नतीजे में तो ये मुनासिब किसी तरह से भी नहीं है। तो ये इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, और उसमें ये अगला हफ्ता और या 15 दिन जो भी हैं इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बजट कब आ रहा है, किस तारीख को आएगा, और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब चाइना भी जाएंगे, तो ये सब कुछ अभी अगले हफ्ते 10 दिन में होना है। अच्छा, और उसमें अदालतों के फैसले भी आने हैं वहाँ की, मतलब ये हफ्ता 10 दिन में बहुत वाज़े होगा हमारा जो मंजरनामा है अगला। अच्छा, इसमें जो 2-3 वाक़यात ऐसे हैं जो कि मैं बार बार ही बात करता हूँ कि जब आप किसी भी मुल्क से बात कर रहे होते हैं, कहीं पर भी जा रहे होते हैं, कहीं पर कुछ भी आज कर रहे होते हैं, तो वो उस मुल्क का जो सियासत है, अंदरूनी सियासत, या उस मुल्क के जो अपने हुक्मरान हैं, आपको ये अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि उनके अपने क्या इश्यूज़ हैं।
मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, और वहाँ पर जो हो रहा है वो फिर वो असरअंदाज होता है आपकी मुल्की सियासत पे, क्योंकि एक कनेक्टिविटी की दुनिया है और इसमें वो बॉर्डर्स तो नहीं है, एक तरह से हैं भी वो बॉर्डर्स के जो कि सरहदें हैं और मतलब प्रॉपर सरहदें हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की दुनिया है तो लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में कोई बैठा है तो वो उसको पता है कि बरतानिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये नई दुनिया है टेक्नोलॉजी की। तो उसमें यह है कि अब बहरहाल दो तीन बातें ऐसी जो कि बराह रास्त असरअंदाज होने जा रही हैं पाकिस्तान के अगले मंजरनामे पे, और वो रीजन के वाक़यात हैं। पाकिस्तान जो है उसने अभी तक तो अपनी खारजा पॉलिसी को बहुत हद तक बैलेंस रखा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि चूँकि अंदरूनी इंतशार और अगर ये मामला ख़राब होते हैं, उलझ जाते हैं, तो जो बड़े फ़ैसले हो रहे हैं दुनिया में, उसमें आप थोड़ा सा फिर अपने आप को लोग साइड पे कि यार ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनके तो आपस के मसले नहीं, इनके ख़त्म ही नहीं होते रौले रप्पे, इतने साल दहाइयाँ गुजर गई आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता दुनिया के सामने। तो हमें ये फौरी तौर पे मामलात को हल करना है जल्द से जल्द। अच्छा, फिर जो उसकी वजह ये है कि देखें दो तीन बातें ऐसी हैं जो बड़ी अहम हो रही हैं इस हफ्ते में, मतलब ये जो अगले चंद रोज़ हैं इसमें वाज़ेह हो जाएंगे। एक तो ये है कि आलमी अदालत इंसाफ ICJ का फ़ैसला, अब ये बहुत अहम बात है कि जो ICJ है ये ICC नहीं है, ये ICJ है, यानी ये वो है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से, मतलब इसका मतलब हर वो मुल्क, 193 मुल्क हैं दुनिया के अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स, तो 193 के 193 ममालिक जो हैं वो पाबंद हैं कि वो इसके फ़ैसलों पे मतलब इसका वो हिस्सा है। ये अक़वाम, वो जो ICC है वो 2002 में बनी थी, ये तो तब से बनी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा बनी 1945 में, ये भी साथ ही बन गई। अच्छा, इसमें जो जज साहिबान हैं, तो वो जो जज हैं वो ये अपने मुल्कों के, आप समझ लें कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है पहले, कोई इसमें वज़ीर ख़ारजा है, कोई इसमें सफ़ीर है, कोई इसमें बड़े उहदों पे रहने वाली शख्सियात हैं, तो ये वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से जज इसमें आके मुंतखब होते हैं और 9 साल का पीरियड होता है, 9 साल के लिए वो जज इसमें आ जाते हैं। अब आज जो जज इसके जो फैसला सुना रहे थे नवाब सलाम, उनका ताल्लुक जो है वो लेबनान से है। अच्छा, जज वहाँ के जो है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है, फैसला एक तो इंग्लिश में सुनाया जाता है, उसके बाद एक आपने देखा फ्रेंच भी उनको आनी चाहिए। तो ये जो नवाब सलाम है, इनका ताल्लुक जो है ये लेबनान से, और ये इत्तेफाक ये है कि ये फरवरी 2024 में इसी साल जो है इनका यहाँ पे इंतखाब हुआ, और बहुत ये आप समझ लें कि मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे इसमें डिप्लोमेट्स भी हैं, मतलब ये जो हैं नवाब सलाम, ये 2007 से लेके 2017 तक तकरीबन 10 साल ये लेबनान के नुमाइंदा खुसूसी रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, मतलब इनका एक डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड है ये लॉयर, ज़ाहिर है लॉ का तो पता होता है सबको, लेकिन ये लेक्चरर भी रहे हैं। बैरूत में जो मैंने हमें तो वहाँ पे काफ़ी मतलब जाके इंटरेक्ट करने का भी स्टूडेंट से मौका मिला। बैरूत में अब तो नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी, लेकिन आज से चंद साल पहले तक वहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी बहुत फ़ाल थी, अब भी फ़ाल है वहाँ पे, लेकिन ये कि ज़ाहिर जो हालात हैं उसके बाद जो है वो काफ़ी उसके जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं वो बंद हो गए हैं, और टीचर्स की सिक्योरिटी और ये सारा। लेकिन ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2014, 15, 16, 17, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी बैरूत की जो है वो बड़ी बड़ी फ़ाल यूनिवर्सिटी, आप उसमें दाखिल हो उस यूनिवर्सिटी में तो आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल आपको पंजाब यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी या जैसे लोग बैठे हुए स्टूडेंट्स, और मतलब खुली टुली यूनिवर्सिटी। तो मैं वहाँ पर एक ज़ाती वाक़या, मतलब मैं एक दफ़ा वहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा यहाँ क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो है वो हिजबुल्ला भी है यहाँ पे बाकी, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल यहाँ पर बस इधर भी दाएँ भी सब अच्छा है कि हमने डिपार्टमेंट को इसको बहुत ही बंद रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डिस्कस ही नहीं करते कि क्या हो रहा है दुनिया में, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना पढ़ते हैं यहाँ पे लॉ, बाकी चीज़ें लॉ और लिटरेचर और ये सारा, लेकिन हम इंटरनेशनल बाहर एनीवे। तो ये वहाँ पर लेक्चरर भी रहे हैं और ये वहाँ पर इन्होंने तालीम भी हासिल की है। अच्छा, अब ये जो 15 जजेस का ये पैनल था, लेकिन इसको 15+1 कर दिया गया, यानी 15+1 हो, पहले 15 जजेस थे,
लेकिन 15+1 हो गए। इसको हम कहते हैं 15+1 उस सूरत में कि जब किसी मुल्क का मुकदमा चल रहा हो किसी मुल्क के बारे में और उस मुल्क का जज ना हो, तो फिर ये हुआ कि एक जज जो है उसमें इसराइल का ऐड हो गया, और वो जो है ये फिर जो पैनल जो बैठा हुआ था जज साहिबान का, ये कहलाता है 15+1, यानी एक इसमें इसराइल के जज बैठ गए। अब इन्होंने जो है वो मतलब 2 जज साहिबान के अलावा, यानी 13-2 फैसला है ना, तो एक तो वो इसराइल के जज जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, और दूसरी युगंडा की खातून है, वो हर दफ़ा उनको पता नहीं क्या मसला है, वो युगंडा की खातून है, खातून जज, तो वो भी फैसला दे देती हैं। पहले भी उन्होंने यही फैसला दिया था, अब दोबारा वो मतलब वो ज़रा मशहूरी भी उनकी हो जाती है इसी बहाने। तो युगंडा की जज के बारे में कोई बात करूं तो मेरा ख्याल है कि कोई तौहीन नहीं लगेगी उस पर। अच्छा, वो जो जज हैं युगंडा की, वो इसराइल में बड़ी पॉपुलर है, मतलब इसराइल में वो हीरो हैं, वो क्योंकि वो दुनिया की वाहिद जज हैं जो कहती हैं कि कत्लेआम नहीं हुआ और ये गजा में जो कुछ हो रहा है ये दाएं बाएं आगे पीछे ये जारी रहना चाहिए। तो वो जनाब हर टीवी चैनल पे आगे पीछे वो। अच्छा, अब इश्यू ये है कि ये इन्होंने फैसला कर दिया। अब इसराइल इसको मानता है नहीं मानता, ये एक यहाँ पे सवाल है। अच्छा, फैसला बाइंडिंग किया है, ये फैसला बहुत, यानी आप समझें कि रफा में हमास ने इसको वेलकम किया है, लेकिन हमास ने कहा कि ये फैसला कम है क्योंकि पूरा गजा कहना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन फैसला बहुत ज़बरदस्त फैसला है। अब इशू ये है कि इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बात तो ये है कि ये फैसला इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि करारदादें वगैरह ये तो सारी इसराइल उड़ाता रहा है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं होगी तो ये फैसला फिर वापस जाएगा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो फिर इस बात की, मतलब उसके पास इख्तियार है। बदकिस्मती के साथ ये अजीब एक दुनिया का सिलसिला है कि ये जो फैसला है ये बाइंडिंग, मतलब इसके ऊपर अमल दरामद करना है। और इसराइल में अभी इस वक्त जो है वो नेतन्याहू अपनी काबीना से इजलास उनका शुरू हो रहा है हंगामी, लेकिन अल्टीमेटली ये जो फैसला है इसने, अगर इसराइल नहीं मानता, वो कहता है हम तो नहीं मानते, तो ये फैसला जाएगा दोबारा न्यूयॉर्क में। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 हैं, देखिए जनरल असेंबली तो फैसला कर चुकी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो फैसला करेगी कि हाँ भाई ये इसराइल को इसको अमल दरामद करवाना है, और ये वरना फौजें उतरेंगी दूसरे मुल्कों की और ये इसराइल को हम रोकेंगे ज़बरदस्ती, वरना इसराइल ये जो है इसको नज़रअंदाज भी कर सकता है कि भाई हम इसको ऐसा है कि मतलब आगे पीछे हुई है वो सारा। तो ये कुछ अजीब से कवानीन है, लेकिन उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ये क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग खोली जाए फौरी तौर पे इमदाद। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो बैनुल अक़वामी जो मुबस्सिरीन है वो रफा क्रॉसिंग और बाकी क्रॉसिंग से अंदर जाएं गजा में, और 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ है और जो भी मामलात हुए हैं, जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने कहा कि उसकी रिपोर्ट बना के इस अदालत को पेश करें कि वहाँ अंदर हुआ क्या है, अंदर के हालात क्या हैं। तो बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन अंदर जाएं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का बार बार जिक्र किया क्योंकि ये अदालत अक़वाम मुत्तहिदा से बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है। ये हफ्ता जो है ये बहुत बुरा गुजरा है नेतन्याहू पे, क्योंकि इससे पहले ICC का जो कि फैसला मैंने कहा था कि वो एक इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है, उन्होंने वारंट निकाल दिया। उन्होंने वारंट निकाला जनाब नेतन्याहू का, गैलेंट का, साथ ही जो इस्माइल हानिया का और याहिया सिनवर का। तो वो उन्होंने इस्माइल हानिया को, नेतन्याहू को एक जगह पे खड़ा कर दिया और याहिया सिनवर को और गैलेंट को एक जगह पे खड़ा कर दिया। तो उसमें इसराइल में बड़ी बेचैनी के लो भाई ये क्या बात हुई यार, मतलब याहिया सिनवर हमारा वजीर दिफा है मतलब अब होते कि दोनों को एक लेवल पे उन्होंने, और बड़ी चीख पुकार हुई कि जनाब ये क्या किया है, मतलब है कि मतलब हमारा वजीर दिफा और उधर याहिया सिनवर को एक ही जगह पे, और इस्माइल हानिया को और नेतन्याहू को इसराइल के, तो एक चीख पुकार। बहरहाल दूसरा ये इशू हो गया आज। ये इशू है ना कि आप रोकें, फौरी तौर पे कत्लेआम को रोकें। और अब अच्छा, लेकिन उससे पहले एक अजीब किस्सा हुआ। उससे पहले ये हुआ कि इस फैसले का अंदाज़ा अमेरिका को, इस फैसले का यकीन पता था अमेरिका को, मतलब ये कहा जाए कि पता नहीं था CIA को या बाकी दुनिया को, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। तो जनाब कल वो जंगी काबीना का इजलास हुआ जो हमने बात इस प्रोग्राम में की थी कि वो हटो बचो मुज़ाकरात शुरू करो, फ़ौरन शुरू करो। तो उनकी काबीना ने मुज़ाकरात शुरू करने का कहा कि हम मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं। ये बात हमने कल डिस्कस की थी गालिबन। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं, जंगी काबीना में 3 लोग हैं,
नेतन्याहू, गैलेंट और गांस। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात शुरू करने को तैयार हैं, तो फौरन ही चंद घंटों के बाद CIA के चीफ विलियम बर्न्स पेरिस के लिए रवाना हो गए। वही पेरिस जहां पर सबसे पहले मुज़ाकरात हुए थे, सबसे पहले जहां पे मुसवदा तैयार हुआ था जंगबंदी का और 2 रियासती हल की तरफ कैसे बढ़ना है, और जो फिर आगे जिसमें फिर ये हुआ था कि रशिया और टर्की उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और चाइना, और ये जो इनिशियली जो तय हुई थी बात, जिसको नज़रअंदाज कर दिया इसराइल ने सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की पुष्ट बनाई। वरना ये जो कुछ, अच्छा जो आज फैसला हुआ है ना, अगर आप उस फैसले को पढ़ें, अक़वाम में जो आलमी अदालत इंसाफ का फैसला है, तो बिल्कुल वो है जो अमेरिका का स्टांस है कि भाई 2 रियासती हल होना चाहिए। जो पब्लिक में वो कहते हैं 2 रियासती हल तो खैर नहीं कहा अदालत ने, लेकिन ये कि रफा का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और वहाँ की इमदाद खोलो, और बिल्कुल आपको लगेगा कि जो पब्लिक में स्टांस है अमेरिका को। तो जनाब CIA चीफ रवाना हो गए पेरिस के लिए, और साथ ही जो जंगी काबीना है इसराइल की, उन्होंने मोसाद के चीफ को इशारा किया कि आप भी पेरिस के लिए रवाना हो जाएं। तो पेरिस जो है वो अब फिर मरकज बन गया, लेकिन मोसाद का चीफ यानी जो वहाँ पे डेविड बार्निया, अब मोसाद का चीफ और CIA चीफ क्या करेंगे वहाँ पे पेरिस में, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना। मतलब वो दोनों क्या करेंगे। अच्छा, इससे पहले तो ये था कि मिस्र मौजूद होते थे, मिस्र के अब्बास कमाल होते थे, और जनाब कतर के जो वली अहद और जो वज़ीर आज़म और वज़ीर जो कि बहुत जिन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया इसमें, मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस्सानी। तो पहले तो वही शख्सियात होती थी, तो अब मोसाद का। तो जनाब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने आज रात का खाना रख लिया है पेरिस इस वक्त एक्टिविटी फुल एक्टिव है। मैंने आपसे कहा था, हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि ये जब भी आप फ्रांस को ये जिक्र करेंगे फ्रांस में क्यों हो रहा है, तो ये जहन में रखें कि वो ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद बरतानिया और फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बरतानिया तो इसमें कहीं डेविड कैमरॉन मतलब आ रहे थे, लेकिन वो बरतानिया की तो इलेक्शन का ऐलान हो गया, तो उनकी हुकूमत ही टूट गई है इस वक्त। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या भाई ऋषि सुनाक के खिलाफ आ रहे हैं सारे पोल्स, लेकिन वो उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगा इलेक्शन में, तो वो तो सारी काबीना उनकी तहलील हो गई। लेकिन जो फ्रांस है, जाहिर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप नोट करें कि जो आज फैसला भी हो रहा था वो फ्रेंच में भी सुनाया जा रहा था, और ये लिवांत के इलाके सारे जो हैं ये तो फ्रांस, और फ्रांस ने बरतानिया के बरखिलाफ बड़ा अच्छा, फ्रांस बड़ा, यानी जैसे यहाँ पे ये हुआ है ना, आपको नज़र आता है कि जी वो लकीरें खींच दी मुल्कों के ऊपर नीचे। बरतानिया का जो रोल है उससे कहीं अच्छा रोल फ्रांस का, फ्रांस बड़ा पॉपुलर है वहाँ पे, ठीक है ना। फ्रांस ने बड़ा, आप समझें कि लेबनान में आप जाएं तो फ्रेंच वगैरह वो बड़े ज़बरदस्त, उनकी बड़ी से है वहाँ पे लेबनान में और बाकी मुल्कों में फ्रांस की। वो इस तरह उन्होंने नहीं किया ना कि इसराइलियाँ बना दिया और लकीरें खींच दी हों, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया को कहा तुम इराक ले लो, उसके बेटे को ये बना, मतलब वो गुफअप हुआ है ना। तो बरतानिया की वो लेवरेज नहीं रही ये इन इलाकों में जो फ्रांस की है। फ्रांस की ज़्यादा बात सुनी जाती है। ये बात ध्यान में रखें कि इनकलाब ईरान से पहले आयतुल्लाह ख़ुमैनी भी फ्रांस में जलावत नहीं की। तो फ्रांस का एक बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैक्रोन ने खाना रख लिया आज, और खाने में आज रात को उन्होंने 5 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा को बुला लिए, वो उनके साथ खाना खा रहे हैं आज। अच्छा, ये 5 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा अब हो गए इसराइल के लिए काफ़ी लारा लप्पा, मतलब काफ़ी उनके लिए तो मुश्किल हो गया, क्योंकि इससे पहले तो मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ, और इससे पहले बात करते थे उनसे कतर के वज़ीर ख़ारजा, जो कि बड़ा ज़बरदस्त कतर का रोल है। और कतर, लेकिन अब ये है कि 5 मुल्क वहाँ पे पहुँच गए, और जो 5 मुल्क हैं ये हमें जनाब पता कैसे चला कि जो इजिप्ट की जो इंफॉर्मेशन 6 स्लाइड अगर मैं उनका सरकारी मीडिया देखूँ इजिप्ट का, तो एक तो उनके शोकरी जो कि वहाँ के मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और वो समी शोकरी वो फ्रांस निकल गए, और वहाँ पे साथ कौन है। अब आप डेलीगेशन देखें ज़रा, साथ तो चले गए हैं। अच्छा, ये बड़ा लो प्रोफाइल है ना कि ये कौन कौन है वहाँ पे। ये हमें पता चल रहा है सिर्फ मिस्र की प्रेस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है। मतलब हमारे पास सिर्फ ये एक प्रेस स्टेटमेंट हमें बता रही है कि वहाँ खाने में कौन कौन है आज फ्रांस में, और कौन कौन है। एक जनाब फॉरेन मिनिस्टर्स किन किन मुल्कों के मौजूद हैं।
मिस्र, ये तो हो गए खुद समीर शौकरी। उसके बाद जनाब कतर, वो मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी। फिर जॉर्डन, एमन सफादी। उर्दन, फिर सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, फैसल बिन फरहान, और मुत्तहिदा अरब अमारात। ये सारे मैक्रों ने आज वहाँ पे, ये मैक्रों के साथ आज मुलाकात हो रही है। तो पेरिस में, अच्छा अब इसकी मैं कैलकुलेशन से ये कर रहा था, मैं ये देख रहा था कि 1 मिनट, मुज़ाकरात तो शुरू हो गए दोबारा। ये तो बड़ा हाथ पैर जोड़ जड़ के। अच्छा ये पहले हुआ कि जी इजिप्ट जो है, क्योंकि उन्होंने पहले तो कतर के बारे में ये बात की कि कतर इससे अलग हुआ, फिर उन्होंने दोनों को लड़वाने की कोशिश की कि भाई हम ऐसा है कि ये जो कतर को पता नहीं था, और ये CNN की रिपोर्ट आई थी, बड़ी अनयूजुअल रिपोर्ट, कि जी वो उन्होंने मुसव्वदा बदल दिया और कतर का आइंदा रोल प्ले करेगा, मिस्र नहीं करेगा वगैरह। तो मिस्र और कतर, उन्होंने कहा दोनों आ जाओ ना, साथ ही वो मैक्रों ने दावत दी। देखिए ना, ये भी तो फ्रेंच जो है वो डिप्लोमेसी तो कमाल है ना। अच्छा CIA के चीफ भी पहुंच गए वहाँ। अच्छा अब इशू ये है कि मुज़ाकरा शुरू हो गए, डेविड बानिया भी पहुंच गए। अब इसराइल के लिए मसला ये है कि अब यहाँ पर सिर्फ कतर और मिस्र नहीं है, यहाँ पे UAE भी है, जॉर्डन भी है, और सऊदी अरेबिया भी है। और सऊदी अरेबिया का स्टांस बड़ा क्लियर है, और UAE का स्टांस भी बड़ा क्लियर है, और सारे मुल्कों का स्टांस बड़ा क्लियर है कि भाई 2 रियासती हल से कम, और ये फौरी तौर पे साथ ही फैसला भी आ गया जी। और अब इधर आगे पीछे दाएं बाएं चूं चां इधर उधर करने की कोई वो भी नहीं है। मतलब है कि वो अब ये मुल्क सारे मौजूद हैं, ठीक है ना। और ये वो मुल्क हैं जो कि जैक सलिवन भी और जो एंथनी ब्लिंकन है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह के गए हैं कि ऐसे होगा। पहले मरहले में ऐसे होगा, दूसरे मरहले में ऐसे होगा, तीसरे में मतलब कितने कैदी और कितने यरगमाली रिहा होंगे, और अल्टीमेटली जो है वो ये कि 2 रियासती हल की तरफ जाना है। तो जनाब आज पेरिस में, ठीक है ना, एन इवनिंग इन पेरिस, आज जो है वो पेरिस में ये सारे लोग जमा। अच्छा अब इसमें जो डेविड बार्निया और जाहिर है उनके साथ इजिप्ट के मेरा ख्याल मुस्तफा गए होंगे, उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं जिनके नायब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, वो भी होंगे वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है कि वज़ीर ख़ारजा तो नहीं उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन बहरहाल ये सारे प्रेसिडेंट मैक्रों के, ये पेरिस में हो रहा है ना सारा, CIA के चीफ। अब जनाब मुज़ाकरात वहाँ शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल जो है वो इसराइल जो है ना, वरना अमेरिका के पास अब कोई गुंजाइश है कि वो मज़ीद इसको बर्दाश्त करे। और ये जो अदालत का फैसला आ गया, आलमी अदालत का, टोटल आइसोलेशन में चले गए, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, वो जो फजूल बातें थी जो पहले होती रही, और ये जी हम ये, अब वो जनाब मैंने आपसे कहा ना कि ये प्रेसिडेंट मैक्रों दरमियान में ये पेरिस का मुआहदा ही था। और ये भी जहन में रखें कि नॉर्वे ने और आयरलैंड ने और बाकी मुल्कों ने, और पेरिस ने कहा कि नहीं अभी नेतन्याहू के हम वारंट वगैरह नहीं निकाल रहे, लेकिन पेरिस जो है, फ्रांस जो है वो बिल्कुल इस वक्त तैयार खड़ा है फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए। बरतानिया भी तैयार खड़ा है, लेकिन वहाँ ज़ाहिर इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो अब जो भी अगली हुकूमत आती है। लेकिन इशू ये है कि अब आप कत्ले आम है, ये कत्ले आम जेनोसाइड को आप मज़ीद आगे लेके नहीं चल सकते। तो हमास अपने आप को, वो कहते हैं हमास को ख़त्म करें, हमास तो बनी इसीलिए, देखें ना वहीं इशू खड़ा होता है कि हमास को आप गैर मुसल्ला कर दें। तो इसमें तो पूरी दुनिया कह रही है ना कि भाई हमास को गैर मुसल्ला होना चाहिए। वो मुसल्ला हुए क्यों थे, ये सवाल है। ये वो बात है जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि भाई उन्होंने असलहा क्यों उठाया। आप उस वजह को ख़त्म करें तो फिर ज़ाहिर है इशू सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो भी तैयार हैं हमास वाले कि भाई आप 2 रियासतें हल की तरफ जाएँ, और ये सारे उसके बाद वो ख़त्म हो गया मसला। हम कैदी छोड़ते हैं, हम यरगमाली छोड़ते हैं, आप कैदी छोड़ें और आगे एक रोड मैप दें। उसमें हज़ारों लोग बीच में, जो आज इन्होंने फैसला सुनाया है नवाज सालिम ने, तो उनकी गुफ्तगू बड़ी सख्त थी, बड़ी स्ट्रेट उन्होंने बात की सारी, ठीक है ना, कि 1 महीने के अंदर अंदर बताया जाए कि कत्लेआम। तो ये तलवार भी लटक रही है, और अमेरिका बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है, और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भाई इन हालात में ये हो। तो ये, अच्छा ये तो हो गया एक वाक़या। अच्छा जो मोहम्मद बिन ज़ैद हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं, वो इंतहाई अहम दौरा शुरू कर रहे हैं अपना। और मैं इंतहाई अहम इसलिए कह रहा हूं कि वो चाइना जा रहे हैं, चाइना। और अब जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि वो चाइना जा रहे हैं 30 तारीख को, 4 तारीख को शहबाज, 30 तारीख को वो, अब वक्फा लें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिसमें आवाम को कुछ ना कोई चीज़ उनको मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई ना कहीं से कोई बजट कम करें, कोई तरक्याती बजट काटें, कुछ करें, लेकिन ये आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिलनी चाहिए किसी ना किसी किस्म की। ये जो बातें आ रही हैं ना कि 1300 अरब रुपए के टैक्सेस और बिजली की कीमतें और IMF, मतलब अगला जो माहिदा होगा IMF से वो तब होगा जब ये बजट अप्रूव हो जाएगा, फिर वो आपसे बात करेंगे। तो ये जो मामला है ये इसको ज़रा थोड़ा सा मईशत को देखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल अनरेस्ट इसके नतीजे में पैदा ना हो। जो मैंने बात आपसे की ना कि दुबई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ायद, वो चाइना का उनका दौरा और उसकी टाइमिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो 30 मई को जा रहे हैं, चाइना का दौरा कर रहे हैं वो, और वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ज़ाहिर है ज़ाती मेहमान के तौर पे। और उससे पहले जो है वो 2 रोज़ का उनका दौरा जो है वो साउथ कोरिया का भी है। अच्छा, अब UAE, ये मैं फिर ये याद दिलाता चलूँ, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो चाइना के साथ जो मुख्तलिफ मुल्कों की पार्टनरशिप है उसकी 5 उसके लेवल्स हैं। फिर इसको याद दिलाना ज़रूरी है, चाइना के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं किसी भी मुल्क के साथ, उसकी वो चाइना जो है उनको 5 सतहों में रखता है। सबसे जो बेहतरीन ताल्लुकात होते हैं वो होते हैं कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें फुल कोऑपरेशन है, और डेवलपमेंट और रीजनल इंटरनेशनल अफेयर, मुकम्मल बेहतरीन ताल्लुकात। फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें मिलिट्री इंटरनेशनल अफेयर्स पे कोऑर्डिनेशन ज्यादा क्लोजली। फिर कंप्रिहेंसिव कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव पार्टनरशिप और फ्रेंडली कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। ये है उनके ताल्लुकात की, चाइना के ताल्लुकात की नेचर, कि वो मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं। जाहिर है सारी दुनिया के साथ ही चाइना के ताल्लुकात हैं, लेकिन ताल्लुकात की एक उन्होंने वो रखी हुई है। अब अगर हम ये मशरिक़ वस्ता के ममालिक देखें, अरब ममालिक, तो उसमें से जिन मुल्कों के साथ कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी इसको अगर हम इस डायग्राम को, तो उसमें आपको ये मुल्क नजर आएंगे: अल्जीरिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। यानी ये, और इसमें उस वक्त क्योंकि वो थोड़ा सा मसला चल रहा था मुल्कों का, तो कतर भी बहुत करीब है और बाकी मुल्क भी करीब है, लेकिन जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया और ईरान, और ये ज़हन में रखें कि ये 2018-19 में ये हुआ, और उसके 2-3 साल के बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती भी हो गई, ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। और फिर उसके बाद जो है वो तो ये उनके रिलेशनशिप, और बाकियों के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी जो सेकंड टियर में जो रिलेशनशिप है। तो ये जितने भी ममालिक हैं ये चाइना के साथ एक, आप समझें, अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हैं तो रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री, और अगर कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है तो कॉपरेशन, डेवलपमेंट, रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स में सारा सब कुछ। तो ये UAE की और सऊदी अरेबिया की और ईरान ने ईरान तो ज़ाहिर अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन ये दोनों मुल्क जो हैं और बाकी मुल्क, उन्होंने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है अपने आप को। इस आने जो ये दुनिया है, ब्रिक्स में भी आ गए, सब SCO के मेंबर भी बनने जाए, तो एक जो है ना ये दुनिया एक नई शक्ल ले रही है। अच्छा, ये उस वक्त हो रहा है सारा जब एक तो ये मुज़ाकरात हमारे सामने क्लियर हो जाएगा कल तक कि ये जो मोसाद चीफ है, CIA चीफ और मोसाद चीफ, मुझे अभी तक नहीं इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो रही कि इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ, अगर इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ हैं तो उनकी फिर ठीक ठाक किस्म की जो है वो मतलब तबीयत साफ होगी इसराइल की, क्योंकि उसकी वजह ये कि एक तो इन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया उनके ओहदेदार पे। कतर भी बड़ी स्ट्रेट टॉक करेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये 2 मुल्क नहीं है। अच्छा, इसमें जो वो थे ना वजीर खारजा और वली अहद, वो कतर के थे, सिर्फ बाकी मुल्कों से आते थे इंटेलिजेंस चीफ, मोसाद आ गया, विलियम बर्न्स आ गया। अब वज़ीर खारजा पहुंचे हुए 5 मुल्कों के वज़ीर खारजा पहुंचे हुए पेरिस। अब इसमें यानी एक बड़ा फोरम बैठ के वहां पे बात कर रहा है, और विलियम बर्न्स भी आ रहे हैं और उनके साथ वो बाकी मेरे ख्याल से मैकर्क, जो ब्रेट मैकर्क हैं, वो भी पहुंचेंगे, बाकी लोग भी पहुंचेंगे। और अब ये जो है, और मैक्रोन, प्रेसिडेंट मैक्रोन है खुद, इससे पहले तो ये था कि कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, बाकी प्रेसिडेंट मैक्रोन ने दावत की हुई है इन सबकी। और ये सारे जो हैं ये आज रात का खाना वहां पे खाएंगे और ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। जंग तो रुक गई, रफा अब मजीद इनके पास जो है ना। अच्छा, इन्होंने थोड़ी देर पहले
इन्होंने उनको मजीद मैंडेट दे दिया, यानी मोसाद के चीफ को कहा कि तुम मजीद मैंडेट ले लो नेतन्याहू और बस उसको मतलब मुकाओ, मतलब जान छोड़ाओ। मतलब उसकी वजह यह है कि कई मुल्क इनके वारंट निकालने जा रहे हैं। अब तो बिल्कुल, अब तो जरूर निकालेंगे क्योंकि ये तो फैसला आ गया। और इस बात का अब एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है कि भाई ये अब देखें, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ ना कि वो जो मुल्क हैं जिनको आप जो मगरबी ममालिक कह लें या जो 1945 के बाद का ऑर्डर कह लें, उसने बहुत कुछ दिया भी है। ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी भी आप वहां पे जाएंगे ना गजा में, आपको सबसे ज्यादा यूरोप अमेरिका के लोग एनजीओ लेके नजर आएंगे, शायद मुस्लिम मुल्कों से भी ज्यादा। तो बात ये सारे कि उनकी तरफ से जो है ना, वहां पे जाने भी चली गई लोगों की, वहां मेहनत भी कर रहे हैं, वहां ये जो आप देखें खाना पका के वो जो वर्ल्ड किचन वाली हैं वो भी, मतलब है कि बहुत जो है इस पे, मतलब यहां पर इंसानियत की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि चाइना, एक तो ये कि ये सारे वहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा, ईरान की तरफ से अभी पहली जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है सदर इब्राहिम रईसी के तैयारी की जो क्रैश है, वो ये है कि वो टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन अब आने वाले दिनों में चूंकि उनका इलेक्शन भी और उनके अंदर की पोलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है, और साथ ही बरतानिया, यानी दो मुल्क जो है वो आगे पीछे इलेक्शंस में जा रहे हैं बड़े, और साथ ही अमेरिका का शुरू होने वाला टकरा, वो ट्रंप, वो तो आप देखें क्या दुनिया में तमाशा लगेगा जब ट्रंप और बाइडेन आमने सामने आएंगे। ओ हो, वो मतलब बराह रास्त टीवी पे जब चलना शुरू होगा उसका तमाशा, तो आप देखें कि क्या होता है। अभी तक उनका ये नहीं पता चला कि क्या निकी हेली साथ आएंगी उनके, या वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन की, या कैमिला हैरिस ही होंगी। अब अभी मतलब है कि वो प्रोसेस सारा चल रहा है, लेकिन 12 ट्रंप और बाइडेन तो उतर गए ना दोनों अखाड़े में। अच्छा, अब इशू ये है कि ये इसको इन्होंने वाइंड अप करना है, यूक्रेन को भी वाइंड अप करना है, जो भूल चुके हैं। और यूक्रेन जो है वो उसमें चाइना एक रोल प्ले कर सकता है इस वक्त इस मरहले पे। और मेरा ख्याल ये है कि चाइना यानी जाहिर है कि रशिया भी और चाइना भी, वो एक जो भी है सिलसिला, उसको जंग कम से कम खत्म हो। और ये तो कत्लेआम का मुकदमा है ना, इसमें तो उन्होंने कह दिया कि तहकीकात करके 1 महीने में रिपोर्ट देंगे अंदर हुआ क्या है। देखें, ये बहुत आज अदालत का फैसला जो है बड़ा जबरदस्त है। चाइना ने घेर लिया जनाब ताइवान को, और वो जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मैं आज उनके लोकल मीडिया को देख रहा था, तो जो CGTN ने भी वही लफ्ज यूज किया है जो कल बात हुई थी। उन्होंने ये जो 10 स्लाइड है, PLA कंटिन्यू ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल सराउंडिंग ताइवान आइलैंड, यहां तक तो ठीक है, बात चारों तरफ से घेरा हुआ, कल हमने बात की थी। लेकिन ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। ये जो ड्रिल्स हैं, स्पोक्स पर्सन ने कहा है चाइना के PLA की जो स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ड्रिल्स सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर द सेपरेटिस्ट एक्ट ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस। यानी उनके जो नए सदर आए हैं मोहतरम लाई चिंग, वो पहला उनका हफ्ता है, उन्होंने आते ही एक अवामी जज्बात से भड़कीली तकरीर कर दी, ठीक है, कि हम ये वो फलाना ढिमाकना आगे पीछे। चाइना ने कहा ये पनिशमेंट, ये सिर्फ तकरीर की पनिशमेंट है। अच्छा, इस पनिशमेंट में घेर घार के ब्लॉकेट हुआ है। कोई मजाल है जो अमेरिका की तरफ से या किसी मुल्क की तरफ से चाइना के लिए, ताइवान के लिए लफ्ज भी आया हो? अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के कोई बात करेगा ताइवान के लिए, गरीबों के लिए कोई बात तो करे। वैसे जब बुरा वक्त आया तो थ्रो अंडर द टेबल, अंडर द बस, सॉरी, नॉट अंडर द टेबल। अच्छा, तो बात यह है कि कोई भी बात ना ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ना जनाब कोई क्वाड का मुल्क कर रहा है, ना इंडिया कर रहा है, ना इंडिया के, तो वैसे इंडिया नहीं मानता ताइवान को, इंडिया तो चाइना को मानता है। लेकिन यह है कि अमेरिका भी चुप, यूरोप भी चुप, सारे चुप, ताइवान को भूल गए। ताइवान का ब्लॉकेड, प्रॉपर ब्लॉकेड है। और मैंने कहा 2022 में जब नैन्सी पेलोसी गई थी, ये उससे बड़ा बाइकॉट है, क्योंकि इसमें वो कोस्टल जो ईस्टर्न, जो यानी आप समझ लें कि जो चाइना का जो कोस्टल बेल्ट है, यानी उनका ये ईस्टर्न कमांड है ना, तो इस ईस्टर्न कमांड, ये जो पूरे कोस्टल जजायर है, इसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कंप्लीट ब्लॉकेड है ताइवान का। और वो अभी तक 2 दिन की उन्होंने एक्सरसाइज की है, हेलीकॉप्टर्स, फ्लीट्स, आगे पीछे। अगर इस मरहले में वो ताइवान को वो ब्लॉकेट करके अपने अंदर ले जाए ना ऐसे, क्योंकि देखिए ताइवान के बारे में एक तो ये है कि ताइवान पे हमला करेगा चाइना, लेकिन एक ज्यादा जो बात कही जाती है वो ये कि चाइना, चूंकि उनका अपना, वो चाइना को अपना हिस्सा तस्वर करते हैं, तो वो हमला नहीं करेंगे बल्कि वो ले लेंगे। जैसे इंडिया के साथ हो रहा है ना, वो तो भूटान को वो कहते हैं कि हमारा है, तो वो भूटान पे हमला नहीं करें, वो भूटान आहिस्ता आहिस्ता वो उनका हिस्सा, चाइना उसको ग्रेजुअली जो है अपना हिस्सा बना रहा है। भूटान के साथ ताल्लुकात अच्छे, आगे पीछे करके भूटान आ गया। ये जैसे तिब्बत और बाकी जगहों पे हो रहा है। तो मसला ये कि ये नहीं कि चाइना वो फोर्सफुली वहां जाके, चाइना उसको अपना हिस्सा बना रहा है, जिसको वो
इंडिया भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है ना कि भाई वो मतलब वो आहिस्ता 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 वहाँ पे रोड्स बिल्ड हो रही हैं उनके इलाके में, ये तरक्की होती है, थोड़ी देर बाद पता चलता है वो आगे ब्रिज बन गए, फिर आगे गांव के अंदर ब्रिज बन गए, फिर हॉस्पिटल बन गए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाता जा रहा है ये। और वो थोड़े दिनों के बाद सैटेलाइट इमेजेस इंडिया की तरफ से आती हैं, वो भी अजीब एक मामला है। सैटेलाइट इमेजेस आती हैं और पता चलता है कि जी वो इतना हिस्सा और निकल गया, फिर दोबारा आती हैं सैटेलाइट इमेज, इतना हिस्सा और निकल गया, वो भी जो है ना निकलता जा रहा है निकलता जा रहा है, कहाँ तक निकलेगा खुदा जाने। लेकिन ये है कि ये इंडिया बस वो कहते हैं टॉक्स हमारी खराब हो खत्म हो गई, थोड़े अरसे के बाद तस्वीर आती है कि और हिस्सा निकल गया, फिर तस्वीर आती है और हिस्सा निकल गया और हिस्सा निकल गया। अब वो इंडिया जाने, उनकी ज़ाहिर फॉरेन पॉलिसी जाने। लेकिन मैं इसे भी बात कर रहा हूँ कि इस मौके पर ताइवान को अगर फर्ज करें, देखिए ताइवान की हैसियत, इंपॉर्टेंस, सेमीकंडक्टर्स, यानी अगर ताइवान जो है ये पूरा आपका AI और टेक्नोलॉजी और आगे पीछे सारा ठीक है बना है वहाँ पे, मतलब वो जो TMC और बाकी उनके वहाँ पर कैलिफोर्निया वगैरह में बने हेड ऑफिसेस, लेकिन स्टिल ताइवान जो है वो अगर ताइवान किसी तरह से निकल जाता है तो ये आप समझें कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। इस मरहले पे आपके पास जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ताइवान का जाना इस वक्त। अच्छा, तो ये एक, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मरहले पे चूँकि एक डायलॉग भी चल रहा है अमेरिका का ट्रेड के हवाले से चाइना के साथ, तो चाइना इस तरह करेगा, लेकिन चाइना ने बहरहाल ये पनिशमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, सिवियर पनिशमेंट के, ये जो है ना सेपरेटिस्ट, अलहदगी पसंद, अच्छा वो अलहदगी पसंद कहते हैं ना ताइवान को, वो कहते हैं ये हमारा सूबा है और ये जो बंदे बैठे हैं यहाँ पे जो सदर उदर बने हुए ताइवान के, ये अलहदगी पसंद है, मतलब ये वो हैं जो चीन के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, तो इनको सजा दो, तो पकड़ो, और ये बातचीत नहीं करते तो इनकी पिटाई करो, वरना ये कि वापस आ जाएं, हमारा हिस्सा बन जाए। तो ये जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उधर यूक्रेन, इधर ये कि ये जो फैसला आ जाया है, और अगली जियो पॉलिटिक्स दुनिया की, देखें यूरोप इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका, ये, और ख़ास तौर पे ये कि जी 1 महीने में रिपोर्ट दें कि वहाँ पर कत्लेआम हुआ है कि नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कौन दुनिया का आदमी ऐसा है जो वहाँ जाके ये कहेगा कि कत्लेआम नहीं हुआ, और कत्लेआम अगर हुआ है जो कि इन्होंने अदालत का फैसला है तो उसके बाद क्या नतीजे होंगे, क्या वो शख्सियात पे मसला जाएगा या मुल्क पे जाएगा, पाबंदियां कैसे लगेंगी, क्या होगा, और बाइडेन इंतजामिया कहाँ खड़ी होगी। तो ये मेरा ख्याल से अगले 24-48 घंटों में हम उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी खबर आएगी। अब ये जो मुज़ाकरात शुरू हैं पेरिस में, खाना वाना अच्छा खिला के मैक्रों इनको सबको, यानी देखें अरब ममालिक का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें विलियम बर्न्स का भी रोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विलियम बर्न्स भी डायलॉग की तरफ थे, लेकिन ये कि जो डेविड बार्निया भी थे, कमाल की बात ये नेतन्याहू ने पीछे से उनको खींचते थे ना बार बार, इन मोसाद का चीफ भी, लेकिन वो जज्बाती होकर कभी कभी कि जी हम दूसरे मुल्कों में मारेंगे जाके लोगों को, वो भी कहेंगे, ये सब ठप हो गए, ठुस हो गए सारे। असल बात है कि कत्लेआम का क्या फैसला आता है। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में इंतशार ख़त्म होना चाहिए, खिलफिशार ख़त्म होना चाहिए, और वो क्या सूरत लेता है अगला हफ्ता ये हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।